नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, वोटिंग से पहले ही अगर कोई उम्मीदवार जीत जाए वोटिंग से पहले, तो सोचिए कितना बड़ा खेल होगा। और आज ऐसा ही एक बड़ा खेल मोदी जी के सूरत में हुआ। जी हाँ, सूरत गुजरात में हुआ, जहां बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल वोटिंग से पहले ही 7 मई को वोटिंग होनी है और 22 अप्रैल को ही उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि मैदान में उम्मीदवार नहीं थे, कई उम्मीदवार थे। कांग्रेस भी लड़ रही थी आम आदमी पार्टी के समर्थन से, लेकिन जितने भी उम्मीदवार थे एक एक करके सबने सरेंडर कर दिया या सरेंडर करवाया गया। अब दोस्तों, 2024 के सबसे बड़े खेल, 2024 के चुनाव के इस सबसे बड़े खेल, इस सबसे बड़े कांड कि एक एक परत आज मैं खोलने जा रहा हूं। और यकीन मानिए, सूरत की जो आज इनसाइड स्टोरी मैं बताने जा रहा हूं, सुनकर आप वाकई चौंक जाएंगे। लेकिन इस स्टोरी से पहले, इस अंदर की कहानी से पहले ये जान लेते हैं कि मोदी जी के दौर में सारे बड़े खेल या सारे बड़े कांड सूरत में ही क्यों हो रहे हैं, सूरत गुजरात में ही क्यों हो रहे हैं। अब दोस्तों, यूँ तो कई बड़े कांड, कई बड़े खेल सूरत में हुए हैं मोदी जी के दौर में, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाएं, कुछ प्रमुख कांड मैं आपको याद कराना चाहता हूं। याद करिए, जून 2022 का महीना, 2022 का जून का महीना, जब उद्धव ठाकरे की चुनी हुई सरकार महाराष्ट्र में गिराई जा रही थी, और तब जब एकनाथ शिंदे तमाम बागियों को लेकर, शिवसेना को तोड़ने को लेकर जब एक बस में छिपकर भागे थे मुंबई से, तो वो सूरत ही पहुंचे थे और सूरत के इसी होटल में रुके थे और यहीं पर सारी साजिश रची गई थी और यहीं से ऑपरेशन हो रहा था और बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई। सूरत की अहमियत। अब घटनाएं तो और भी बहुत सूरत में हुई, लेकिन एक और बड़ी घटना आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। मार्च 2023 की, जब राहुल गांधी अडानी कर रहे थे और मोदी जी को अडानी के भ्रष्टाचार में लपेटते चले जा रहे थे, और कहीं ना कहीं मोदी खामोश थे, उनके होठ सिले हुए थे अडानी के नाम पर। उस वक्त सूरत में ही सारा खेल हुआ। सूरत की ही एक अदालत ने आनन फानन में राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी करती गई थी, और जो सजा सुनाई गई राहुल गांधी को, वो सूरत में ही सुनाई गई। सूरत की अहमियत। अब आज का दौर, आज की तारीख 22 अप्रैल 2024, आज जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ इस देश में इस चुनाव को लेकर, वो भी सूरत में हुआ, जहां वोटिंग से पहले, काउंटिंग से पहले बीजेपी का खाता खोल दिया गया। आज बीजेपी को वोटिंग से पहले ही जिता दिया गया। सोचिए कितना बड़ा खेल हुआ होगा। सूरत की अहमियत। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, सूरत ही क्यों, वाई सूरत। अब सूरत की सच्चाई बताने से पहले मैं चाहूँगा एक सूरत देख लीजिए, एक तस्वीर पहले देख लीजिए। अब दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये CR पाटिल साहब की है। CR पाटिल साहब कई बार के सांसद रहे, सूरत से बड़े नेता बीजेपी के, इस वक्त बीजेपी के गुजरात के चीफ, यानी गुजरात में पाटिल जी के बगैर पार्टी में पत्ता नहीं हिलता है। ये बात अलग है कि जो कुछ होता है मोदी जी के इशारे पर होता है। तो आज की तारीख में अगर मैं कहूं, अमित शाह के बाद मोदी के जो दूसरे सबसे ताकतवर सिपहसालार हैं, सेनापति हैं, तो वो CR पाटिल हैं। और हकीकत यह है कि दोनों में कंपटीशन है। ऐसा लोग कहते हैं, अमित शाह में और CR पाटिल में कंपटीशन चल रहा है। मोदी के लिए कौन है उपयोगी, शाह साहब या पाटिल साहब। और कमाल देखिए कि अमित शाह जब वोटिंग की तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी के खाते में जाएं, उस वक्त CR पाटिल ने वोटिंग से पहले ही मोदी जी की झोली में बीजेपी की एक सीट डाल दी, मोदी जी की झोली में एक सीट गिफ्ट कर दी। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि ज़रा सूरत के इस चुनाव का जिक्र कर लें कि ये साहब जीत कैसे गए, बीजेपी बिना वोटिंग के जीत कैसे गई। दरअसल इस बार
सूरत में बीजेपी की पोजीशन थोड़ी टाइट थी। टाइट इसलिए थी कि वहाँ पर टेक्सटाइल वर्कर का कुछ मसला चल रहा था, इधर राजपूत आंदोलन भी हो गया था, और भी बहुत से स्थानीय मुद्दे थे जो मैं एक्सपर्ट की मदद से आपको आगे बताऊंगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक मजबूत उम्मीदवार दिया, नीलेश कुंभानी, इन साहब को लड़ाया। उधर मुकेश दलाल जो थे वो लड़ रहे थे, जो CR पाटिल के ही आप कह सकते हैं आदमी थे। तो कांटे की टक्कर थी, कांग्रेस, आप प्लस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि ये जो नीलेश साहब हैं, इनके 3 प्रस्तावक, यानी जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर पे साइन किया था, इन्होंने अचानक ये आकर कह दिया रिटर्निंग ऑफिसर से कि साहब हमने तो नॉमिनेशन पेपर पे साइन ही नहीं किए, ये साइन हमारे ही नहीं है। और ये कहने के बाद ये तीनों प्रस्तावक जो कांग्रेस के उम्मीदवार के थे गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। और उसके बाद जो होना था वो हुआ, कांग्रेस के उम्मीदवार का, इंडिया के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके बाद एक और कमाल हुआ, बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने नामांकन वापस लिया तो 4-5 और उम्मीदवार थे, उन्होंने भी नामांकन वापस ले लिया। आप ये कह सकते हैं मैदान खाली हो गया, या यूं कहिए कि सूरत में बीजेपी के खिलाफ किसी को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। अब दोस्तों कहानी तो आप समझ ही रहे हैं अंदर की कि हो क्या रहा है सूरत में, या हुआ क्या। 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये जो सारा खेल, ये जो सारा कांड हुआ, आप साजिश भी कह सकते हैं, आप इसको जो है रणनीति भी कह सकते हैं। ये जो खेल हुआ, इसके पीछे का खेल क्या है, एक तो ये। और सवाल नंबर 2 कि सूरत में जिस तरह से एक तरफा चुनाव हुआ, वोटिंग से पहले ही बाकी उम्मीदवारों को किनारे करके बीजेपी को जिता दिया गया। ये जो सूरत मॉडल है, क्या ये आने वाले वक्त में मोदी का मॉडल है, चुनाव का मॉडल होगा मोदी का? क्या सूरत एक ट्रेलर है, असली पिक्चर आनी बाकी है? अब दोस्तों इस कहानी की हर परत खोलने के लिए आज 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ, गुजरात से जुड़ रहे हैं गिरीश जोशी साहब, सूरत की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको देंगे। और हमारे साथ होंगे अशोक वानखेड़े, टाइगर ये बताने जा रहे हैं, ये CR पाटिल और अमित शाह, ये जो इनके बीच में कंपटीशन है जो मोदी जी करवा रहे हैं, इसकी इंतहा क्या है, इसकी लिमिट क्या है, क्या होने जा रहा है 2024 में? क्या सूरत का ट्रेलर जो आज हमने देखा है, पिक्चर अभी बाकी है? मेरा पहला सवाल जो है वो गिरीश जी को। गिरीश जी, ये जो मैच फिक्सिंग जैसी दिख रही है सूरत में कि सारे के सारे उम्मीदवार वोटिंग से पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, हैंड्स अप कि हम सरेंडर करते हैं मोदी जी के आगे। ये जो मैच फिक्सिंग हुई, जो मतलब एक अजूबा है कि सारे के सारे लोग जो चुनाव में बाकायदा नामांकन भर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अचानक सबके सब जो है सरेंडर कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मैच फिक्सिंग के पीछे क्या वाकई दबाव डाला गया, या कुछ मोटा पैसा चला, या फिर किस तरह के चर्चे हो रहे हैं इस मैच फिक्सिंग के पीछे? दीपक जी, इसमें काफी आयाम है। आप देखिए, पहले तो ये था कि क्योंकि इंडिया का गठबंधन था तो आपके जो कॉम्पिटिटर थे वो नहीं थे, सिंगल सीट थी, 1 to 1 फाइट थी। आप देखिए बसपा का था, वो अरेंजमेंट्स में था आदिवासी वोट खींचने के लिए, दलित वोट खींचने के लिए। अब हुआ क्या है कि बहुत जल्दी सिनेरियो चेंज होने लगा। क्षत्रियों का जो आंदोलन शुरू हुआ पैन गुजरात या पैन इंडिया, या आप बोल लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, सब जगह में, वो स्पॉन्टेनियस था। रूपाला जी के एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे क्षत्रिय समाज नाराज हो गया और उन्होंने बहुत एजिटेशन शुरू कर दिया। दूसरा एक फैक्टर क्या था कि सूरत में एक नया रूल आया था कि आपको 45 डेज में छोटे व्यापारियों को पेमेंट करना है, तो बड़े व्यापारियों ने ऑर्डर देना बंद कर दिया। तो कम से कम 30 से 35 हजार लेबर को छुट्टी हो गई, तो वो चले गए, माइग्रेंट लेबर वेर गॉन बैक। तो वो भी तो नॉर्थ बेल्ट के वोटर्स थे। तो काफी कुछ प्रेशर भाजपा पे था कि इस सीट को कैसे बचाया जाए। और फिर
अमित शाह और ये CR पाटिल को टारगेट दिया गया था कि हर एक सीट को कम से कम 5 लाख वोटों से 26 की 26 जीतनी है। ये बड़ा प्रेशर था इन पे। टाइगर, जिस तरह से ये गिरीश जी कह रहे थे कि वहां पर कपड़ा वर्करों की जो है हड़ताल चल रही है, वहां पर टेक्सटाइल के प्रॉब्लम्स हैं, राजपूत आंदोलन हो रहा है, उनका ये कहना है कि ये सीट पहली बार फंसती हुई लग रही थी, एक टाइट पोजीशन थी सूरत में, और तब ये खेल हुआ है। आपको लगता है कि इस खेल में सारे कर्मकांड हुए होंगे? क्योंकि जितने भी उम्मीदवार थे सब पीछे आ गए, निर्विरोध हो गया, वोटिंग हुई नहीं, बिना वोट के जीत हो गई है। दीपक जी, मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ शायद लाइफ में, या पहले कहीं एक आध बार बाय फ्लुक हुआ तो हुआ होगा। ये पूरी प्री प्लान था। देखिए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, रिजेक्ट करवाया गया। जैसे हम कोर्ट में गवाह हॉस्टाइल होते हैं ना, गवाह पलट जाते हैं, वैसे सिग्नेचर करने वाले ही पलट गए। क्या कांग्रेस का उम्मीदवार को 3 प्रपोजल नहीं मिलेंगे मतदाता? बाकायदा उसके अपने रिलेटिव हो, नहीं, रिलेटिव ही थे। एक बहनोई है, एक बहनोई है, एक बिजनेस पार्टनर, एक भांजा है, और वो सब अंडरग्राउंड हो गए। ऐसी है ना, वो बिजनेसमैन है ना। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से टकरा के कोई बिजनेसमैन जिंदा रहा है क्या? नेस्तनाबूद हो जाता है आदमी। तो डर के मारे उन्होंने लिख के दिया कि भैया ये हमारी सिग्नेचर नहीं है। जैसे डर के मारे हीरानंदानी का बेटा अहमदाबाद आके रिलीज कर देता है, प्रेस रिलीज कर देता है कि भाई ये महुआ मैत्रा ने मेरे से ऐसा ऐसा करवाया। ये सब डर ही तो है। तो जब आपके प्रपोजर ही बोल रहे थे कि मेरी सिग्नेचर नहीं है, तो सिग्नेचर फेक हुई। उसमें तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, वहां हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए और बोल देना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं या वो सिग्नेचर गलत करी इन्होंने। बस उन्होंने बोल दिया कि हमारी सिग्नेचर नहीं है, इलेक्शन अथॉरिटी ने बोल दिया कि नहीं नहीं उनकी आपकी सिग्नेचर नहीं है, तो ये फेक है, आपकी तो प्रपोजल ही नहीं है, तो आपका फॉर्म कैंसिल। जब उनका फॉर्म कैंसिल करने का ये षड्यंत्र यहां जब रचा जा रहा था, 3 लोगों को सेट किया जा रहा था, तब उसी समय बाकी जितने भी लोगों के फॉर्म वैलिड हो गए थे उनको सबको समझाया जा रहा था, और वो भी समझ उसी लैंग्वेज में दी होगी। कहीं खोके चले होंगे, कहीं दमदाटी चली होगी, और ऑल ऑफ अ सडन सबने विड्रॉ कर दिया और तालियों के साथ स्वागत हुआ पहले सांसद का 2024 के लोकसभा चुनाव। टाइगर, आपको लगता है ये चंडीगढ़ मॉडल जैसे था? चंडीगढ़ में तो कम से कम इतनी गनीमत थी कि वो अनिल मैसी साहब बैलेट चेक कर रहे थे। यहां तो बैलेट की नौबत ही नहीं आई, मशीन की नौबत ही नहीं आई, वोटिंग की नौबत नहीं आई। चंडीगढ़ में कम से कम वोट तो डाले गए थे टाइगर, यहाँ तो वोट ही नहीं पड़ा। ये कौन सा मॉडल है मोदी का? चंडीगढ़ मॉडल में उनको सिर्फ समय मिला था। उस समय में 3 कारपोरेटर उन्होंने तोड़ लिए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से डंडे भी तो पड़े। इसमें तो सर न्यायालय जाने की बात ही नहीं है, सबसे सेफ गेम है ये। तो अब पहले चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार को लोग फार्म हाउस में ले जाके रखते थे। अब मुझे लगता है कि जितने आपके प्रपोजल है, जिनके सिग्नेचर्स हुए हैं, उनको भी आपको कहीं कर्नाटक शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई उनसे ये नहीं लिखवा ले कि ये सिग्नेचर मेरी नहीं है। ये लोकतंत्र में विश्वास है। टाइगर, जो CR पाटिल हैं, जो गुजरात बीजेपी के चीफ हैं, वो सूरत के सबसे बड़े नेता हैं भाजपा के, मोदी जी के बहुत करीबी हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब CR पाटिल जो है इस खेल के सारे पीछे। आपको लगता है कि अमित शाह CR पाटिल पर इतना प्रेशर था मोदी जी का कि भाई हर 26 की 26 सीटें जीतनी है, हर हाल में जीतनी है? आपको लगता है ये प्रेशर था मोदी जी का जिसकी वजह से ये खेल हो गया कि सूरत की सीट हार रहे हैं, चलो भाई इसी तरह जीत लो इसको? तो मोदी जी का प्रेशर नहीं मानता। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में जो सिस्टम चल रहा है उसमें अब सर्वे सर्वा अमित शाह हुए हैं। माइनस गुजरात, अमित शाह पूरे देश के किंग है वर्तमान में। मोदी जी भी उनको क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अमित शाह की दुखती रग यह है कि गुजरात उनके हाथ में नहीं है।
गुजरात सीआर पाटिल और आनंदीबेन पटेल पूरा गुजरात पे कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे में जब अमित शाह पूरे देश में डिलीवर करेगा और गुजरात में सीआर पाटिल डिलीवर नहीं करेगा, तो सीआर पाटिल को 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद अपना खुद का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में दिख रहा था। ये प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस था। और जब आपने देखा कि सूरत में सूरत हाल बहुत बेकार है, वहां पे व्यापारी नाराज है, वहां माइग्रेंट लेबर जिनके भरोसे आप खेल कर रहे थे, 50, 60, 70, 80 हजार वोट इधर से उधर हो जाते थे, यूपी बिहार के लोग, वो चले गए वापस, क्योंकि वहां फैक्ट्रियां बंद है। राजपूत ऑलरेडी तलवारें निकाल के दो दो हाथ करने के मूड में है। पार्टी का अंदरूनी स्ट्रक्चर हिला हुआ है। ऐसे में आप यदि सूरत की सीट हार गए तो दैट वाज द एंड ऑफ सीआर पाटिल पॉलिटिकल करियर। इसलिए उन्होंने सेफ गेम खेला। ये सेफ गेम था, सक्सेसफुल रहा, सबसे सेफ गेम। चुनाव ही नहीं होने देना, डायरेक्ट अनअपोज चुनाव जितवा के लाना। मतलब टाइगर, आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर 9 उम्मीदवार हैं, एक बहुजन समाज पार्टी का है, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, एक आध छोटी मोटी पार्टी के उम्मीदवार हैं, फिर एक आध इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर बीजेपी को जिताना है तो बाकी जितने हैं गन पॉइंट पे या पैसे के पॉइंट पे या ब्लैकमेल करके उनसे कहो कि भाई आप विड्रॉ करो, वापस चलो, ये मॉडल है। दंड, साम दंड भेद, वो क्या होता है ना, जितना भी साम दंड भेद सब तरीके अपनाए जाते हैं, राजनीति है। और ये सरकार पे हम ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि हमने लगातार 12-13 सरकारें गिरती हुई दिखाई दी, स्थिर सरकारें अस्थिर हुई और बीजेपी ने सत्ता में साथ दिया। कई लोग जो कल तक अपने पार्टी के सगे हुआ करते थे, वो बीजेपी का झोला पहन के बीजेपी में हो गए, डर के मारे गन पॉइंट पे हो गए ईडी सीबीआई के। यहां या तो जेल में जाइए या पैसा लीजिए। और जो बाकी लोग थे वहां तो जो कॉन्टेस्ट थी, जो चुनावी मुकाबला था, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। बाकी लोग, बीएसपी ने तो कांग्रेस के वोट काटने के लिए आदमी खड़ा करते हैं बीएसपी जी, बाकी थी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हो सकता है उम्मीदवार नहीं बिकता, लेकिन आम आदमी पार्टी पैक्ट में गुजरात में कांग्रेस के साथ, तो वो सीट सूरत की कांग्रेस को थी। तो बाकी जो 8 थे उनको तो मालूम था कि अपने को जीतना तो है ही नहीं, लेकिन विड्रॉ करने के लिए यदि पैसे मिल रहे हैं तो क्या बुरी बात है। चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा खर्चा ही होगा। तुरंत सबको नरेंद्र मोदी, देश का विकास, राम मंदिर, ये सब याद आया और सबने विड्रॉ कर दिया। कहना है कि चुनाव में लड़ेंगे तो पैसा खर्चा होगा, तो पैसा भी बचा, बल्कि पैसा मिल गया, उल्टा मोटा पैसा मिला होगा। लेकिन मैं एक दूसरी चीज कर रहा हूं टाइगर, एक मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं यहाँ पर कि अगर इस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे कि किसी को मैदान में उतरने ही नहीं दिया जाएगा, किसी को लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, सबके नामांकन खारिज कर दिए जाएंगे, उनसे कहा जाएगा कि आप नॉमिनेशन वापस लीजिए, अगर इस तरह का चुनाव है, तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मैं एक ईमानदारी से जवाब चाहता हूं टाइगर वाला, कि मोदी मैसेज क्या दे रहे हैं? व्हाट इज द मैसेज? सूरत से क्या मैसेज देश को दिया जा रहा है? एक ही मैसेज दे रहा है कि 2024 में मैं जब आऊंगा तो संविधान जाएगा, जब मैं आऊंगा तो लोकतंत्र जाएगा, लोकतंत्र के नए मायने होंगे, चुनाव होंगे लेकिन सिलेक्टेड लोग फॉर्म भरेंगे, सारे के सारे अनअपोज आएंगे, और फिर विश्व में बताया जाएगा कि चुनाव का खर्चा बचाने के लिए कि भारत की जनता कितनी लोकतांत्रिक हो गई है, कि उन्होंने फिर आने वाले 5 साल के लिए मोदी को दिया, फिर आने वाले 5 साल के लिए मोदी जी को दिया। सारा विपक्ष नतमस्तक है। ये चुनाव का खर्चा, क्या सूरत जो है ये 2029 का ट्रायल है? Of the end of constitution and the democracy, if I say so, ये भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र जिसके लिए भारत जाना जाता है, उसके अंत की शुरुआत है सूरत। जी टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि सूरत में जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां पर अब वोटिंग नहीं होगी, लोगों का कोई मतलब नहीं है, वोटर का कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल का अब सूरत में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट है, और ऐसा मुझे लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 कैंडिडेट,
अगर ये एक सिलसिला है और वहां पर अगर पर्दे के पीछे खेल हुआ है, मैच फिक्सिंग हुई है, वहां पर उम्मीदवारों को डराया गया या पैसे का प्रलोभन दिया गया, कुछ तो किया ही गया होगा। यानी जो आदमी, जो इंसान चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर रहा है, अपने पोस्टर छपवा रहा है, लोगों से गली गली मिल रहा है, वो लास्ट मोमेंट पे क्यों पीछे हट जाएगा? तो ये सारा जो खेल हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ताक पर रखा गया, क्या इलेक्शन कमीशन कोई हस्तक्षेप करेगा? ये जो आंखों में धूल झोंकी जा रही है देश के, क्या इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए? अगर टीएन शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते तो क्या आपको लगता है कि आज ये जो सूरत में जो कुछ हुआ, दोबारा वहां चुनाव होता? चाची को मूछें होती तो चाचा कहते हैं। भूल जाइए टीएन शेषन के जमाने को। क्या कभी किसी पामेरियन कुत्ते ने अपने मालिक को काटते हुए आपने देखा है? जब सारी संस्थाएं पामेरियन बन के पूछ ला रही है सत्ता के सामने, आप उस संस्थाओं से अपेक्षा क्या कर सकते हैं? शिवसेना मात्र अपने गीत में जय भवानी शब्द डालते हैं तो उन्हें नोटिस मिलता है, और राम का जय घोष, बजरंगबली, राम का नाम, राम मंदिर रोज रिपीट होता है और चुनाव आयोग उत्तेजित करता है। आइए और बोलिए, और बोलिए आका, और बोलिए। और बीजेपी को कुछ नहीं चुनाव कहता। आयोग से कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन हाँ दीपक भाई, एक जगह से बहुत अपेक्षा है, वो है इस देश का मतदाता। इस देश का मतदाता चुप नहीं बैठेगा। वो भूख आधी पेट बैठा है, जी। अधनंगा है, समस्याओं से ग्रसित है, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, अपने जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन मूर्ख नहीं है। टाइगर आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि अब सब कुछ, सारा दारोमदार अब वोटर पर है। जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो वोटर देख रहे हैं, इस देश के हर नागरिक को अब सोचना होगा कि अगर देश की सूरत बदलनी है वाकई, तो ये सूरत में जो कुछ हुआ आज, उससे सबक लेना होगा। वरना ये जो चुनाव है आगे चल के, जो आज सूरत मॉडल आया है, मोदी जी का ये जो सूरत मॉडल आया है, जो चंडीगढ़ के मॉडल से भी कहीं ज्यादा भयावह है। ये मॉडल अगर देश इस पर चलेगा, वन नेशन वन इलेक्शन वन कैंडिडेट भी एक ही होगा, इसका मतलब आने वाले समय में अगर इससे, इस पूरे मॉडल से अगर सबक है, तो फिर टाइगर कह रहे हैं कि मतदाता को ही तय करना है। मतदाता के पास ही अब एक मौका है और मतदाता को तय करना होगा किस तरह का देश चाहिए। टाइगर आप आए और आपने खुलकर बातें रखी, हालांकि आज बहुत आप इमोशनल हुए और आप एक इमोशनल पिच पर आप इसको ले गए कि जहां आपको किसी भी संस्था से अब उम्मीद नहीं दिखती है। चलिए टाइगर, ये आपका सोचना है, और आप क्योंकि हिंदुस्तान घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, हो सकता है आपको इस तरह का फीडबैक हो, लेकिन आपने एक अपील करी है वोटर से। मुझे लगता है जो भी दोस्त सुन रहे हैं इस बात को टाइगर के आगे बढ़ाएंगे कि अब वोटर के पाले में गेंद है, उसी को तय करना है बटन कौन सा दबाना है। टाइगर आप आए इस प्रोग्राम में और मुझे लगता है आपकी जो भी बातें सब आंखें खोल देने वाली हैं। आपका शुक्रिया। और जो गिरीश जी हमारे साथ शुरू में जुड़े थे, पता नहीं उनको किसने डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि गुजरात से ही जुड़े थे, सूरत ही गए थे वो, और हाल बनाने वाले भी हमसे डिस्कनेक्ट हो गया, तो दोस्त समझ सकते हैं। लेकिन जितनी देर भी बेचारे गिरीश जी आए, खुलकर बोले, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। टाइगर आपका भी धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।